नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, भारत की लोकेशन को आप ध्यान में रखिए। भारत का लोकेशन इस तरह का है कि आप ये कह सकते हैं कि जहां प्रकृति ने उसे संरक्षण दिया है, वहीं कुछ शत्रु राष्ट्र भी उसके इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। आप पश्चिम की ओर ध्यान दीजिए तो उधर आपको पाकिस्तान नजर आएगा। यदि आप उत्तर पूर्व में ध्यान देंगे तो आपको चीन नजर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप सुनते होंगे कई बार जो सैन्य अधिकारी होते हैं उनके द्वारा या रक्षा मंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, कि भारत जो है ढाई क्षेत्र पर युद्ध कर रहा है। ढाई का कहने का क्या मतलब है? दो और आधा। कहने का तात्पर्य है कि एक पाकिस्तान हो जाता है, दूसरा चीन हो जाता है, और ये आधा कहां से आता है? आधा कहने का तात्पर्य हो जाता है कि ये जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा है उसको लेकर के बात, जैसे कि मान लीजिए नक्सलवाद को लेकर के बात किया गया, माओवाद को लेकर के बात किया गया, अलगाववाद को लेकर के बात किया गया, उग्रवाद को लेकर के बात किया गया, तो ये ढाई क्षेत्र में ये आ जाता है। ये जो तीन बातें हैं इसे हम ढाई मान के चलते हैं। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए कि इन सभी चीजों से निपटने के लिए किस एक संगठन का हमें जरूरत पड़ता है? वह है कि हमारी जो सुरक्षा की चाक चौबंद देखती है वह संगठन है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो इसी सब बातों को लेकर के भारतीय सेना कुछ नया करने जा रही है, और नया अभी से नहीं बल्कि पिछले एक साल से ही हो रहा है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ नया अपडेट आया है, और ये जो नया अपडेट आया है निश्चित तौर पर ये चीन और पाकिस्तान को, अगर ये तौर तरीका अपना लिया जाता है तो परास्त करने के लिए काफी हो जाएगा। दरअसल पुणे में एक कार्यक्रम था, एक सम्मेलन, और उसका टॉपिक जो था हिस्टोरिकल पैटर्न इन इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर। इस सम्मेलन में भारत के सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अभी कौन है? जनरल अनिल चौहान, उनके द्वारा कुछ बातें कही गई। उन्होंने अपने स्पीच में कुछ बातें कहा, और जो बातें उन्होंने कही है वह भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत जो है अपने 5000 साल पुरानी सभ्यता के आधार पर काम करने वाला है। 5000 पुरानी सभ्यता जो भारत की रही है, और वह आज भी प्रासंगिक कैसे बना हुआ है, और उस 5000 पुरानी सभ्यता के जो युद्ध के तकनीक है, जो रणनीति है, जो कूटनीति है, जो राजनीति की बातें की गई है, यानी कि वेद की चर्चा उन्होंने किया, उन्होंने पुराण की चर्चा किया, उपनिषद की चर्चा किया, अर्थशास्त्र की चर्चा किया। ये सब चीज आज भी भारत के लिए उतनी ही जरूरी है। इन्होंने एक परियोजना का यहां पर चर्चा किया, और उस परियोजना को इन्होंने कहा उद्भव परियोजना। यहां पर देख रहे हैं प्रत्येक जगह आपको यही नजर आ रहा होगा, आजकल यही चर्चा में चल रहा है भारतीय सेना को लेकर के, और ये आप जानते हैं हमारे सीडीएस हैं अनिल चौहान। तो उद्भव परियोजना को लेकर के कुछ बातें यहां पर की गई। अब उद्भव परियोजना को लेकर के अगर देखेंगे तो देखिए प्रोजेक्ट उद्भव, ठीक है, ये चीजें यहां पर बातें की गई है, और ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और आर्मी ट्रेनिंग कमांड का। ठीक है, ये उद्भव प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहां पर इसको लेकर के क्या बातें की गई, उद्भव प्रोजेक्ट आखिर चर्चा में क्यों आ गया है? इन्होंने कहा क्या है कि हम महाभारत से, हम पुराण से, उपनिषद से, हमारे जो पुराने अर्थशास्त्र हैं, उन सब चीजों से हम कुछ नई बातें सीखने जा रहे हैं। इन्होंने कहा देखिए टेक्नोलॉजी आ गया है, अब टेक्नोलॉजी के वजह से क्या हुआ है कि आज का समय चेंज हो गया है। फिर भी इन्होंने कहा कि पहले जो एक तरह से नेचुरल वार या कन्वेंशनल वार हुआ करता था, और आज का जो बेसिक एक तरह से है, यह लगभग सेम ही है, इसमें बहुत हद तक बदलाव नहीं आया है। तो उस समय का, जैसे कि आप कह सकते हैं सैन्य अभ्यास को लेकर के बात कर सकते हैं, आप गुप्तवास की बात कर सकते हैं, अलायंस किस तरह से आर्मी का बनाया जाए, ये सब चीज जो है हम अपने वेद पुराण से सीख सकते हैं, इनका ये कहने का तात्पर्य है। और इन चीजों को जो है आर्मी में फिर किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। अब जब यहां पर इन्होंने वेद पुराण और अपने जो महाकाव्य हैं उसकी चर्चा किया है, यानी कि पुरानी विरासत को लेकर के चर्चा किया है, उद्भव परियोजना के तहत इन्होंने कहा कि इन सब चीजों की जो है हम गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। इंडियन आर्मी को लेकर के मैं बात कर रहा हूं कि हम गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, और उस विरासत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि परंपरा की नींव पर आधुनिकता की इमारत हम खड़ी करना चाहते हैं। तौर तरीके जो हमारे पुराने हैं, हम उन चीजों से कुछ चीजें निकालना चाहते हैं। अब देखिए यहां पर महाभारत के युद्ध की चर्चा इन्होंने किया। ठीक है, महाभारत और रामायण हमारा दो महाकाव्य है। ठीक है, अब इसमें देखिए महाभारत के युद्ध की चर्चा किया, उस समय के जो प्रतिष्ठित सैन्य हस्तियां होते थे, जैसे कि आप कृष्ण की चर्चा कर सकते हैं, अर्जुन की चर्चा कर सकते हैं, कर्ण की चर्चा कर सकते हैं, दुर्योधन को ले सकते हैं, भीष्म पितामह की बात कर सकते हैं। अगर आप रामायण की बात करेंगे तो राम हो गए, लक्ष्मण हो गए, हनुमान हो गए, रावण,
तो ये सब चीजें जो है, ये सब जो कैरेक्टर्स हैं और इनके जो युद्ध करने की जो शैली है, इनकी जो रणनीति बनाने की शैली है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो यहां पर आपको चक्रव्यूह दिख रहा है। यह चक्रव्यूह आप जानते हैं अभिमन्यु को निश्चित तौर पर इसमें फंसाने के लिए कौरवों के द्वारा यह रचा गया था। तो इस चक्रव्यूह की किस तरह से व्यवस्था की गई थी। अब यदि इन चीजों को डिकोड किया जाए, ये जो युद्ध की रणनीति है, इस युद्ध नीति को समझा जाए और आर्मी अपने युद्ध नीति में इन चीजों को इस्तेमाल में लाए, तो जाहिर सी बात है कि निश्चित तौर पर पाकिस्तान या चीन या फिर हमारे जो आंतरिक सुरक्षा की बात है, हम वहां बेहतर कर सकते हैं। जैसे कृष्ण की रणनीति को लेकर के बातें की जाती है। अब यहां पर एक बात समझिए, कृष्ण को लेकर के एक मैं कहानी आपको बताता हूं, वह भी चर्चा में आया है अभी कि किस तरह से कृष्ण वहां पर एक अहम रोल निभाते हैं। कृष्ण जो है धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचते हैं पांडवों के तरफ से शांति दूत बन करके, और वहां जाकर के वह दुर्योधन और उसके पक्ष के लोगों को कहते हैं कि देखो भाई, ऐसा है कि हमें जो है आधी संपत्ति नहीं चाहिए, कायदे से तो आधे राज्य चाहिए था, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, हमें केवल 5 ग्राम दे दो, 5 गांव दे दो, क्योंकि 5 भाई इधर हैं पांडव में, हम उसी से खुश रहेंगे, आप लोग अपना जगह पूरा रखो। लेकिन दुर्योधन यह भी नहीं मानता है। जब ये नहीं मानता है तब जाकर के आगे स्थिति और खराब हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि किस तरह से पहले शांति दूत बनने की बात की गई। अब आज की स्थिति में अगर हम इसको बात करें तो देखिए, मैंने पहले भी इसको कहा है कि एक होता है हार्ड पावर, हार्ड पावर इंटरनेशनल रिलेशन में इन चीजों की चर्चा किया जाता है। एक होता है सॉफ्ट पावर और एक होता है स्मार्ट पावर। अब इन 3 बातों को आप समझिए कि किस तरह से सेना जो है हमारे महाकाव्यों से, वेदों पुराणों से ये चीज सीख करके आज के समय में इन चीजों का इस्तेमाल करना चाह रही है, जिससे हमारा रक्षा क्षेत्र जो है वह ज्यादातर मजबूत हो सके, इसकी बात की गई। अब देखिए, हार्ड पावर में अगर बात करेंगे तो हार्ड पावर का कहने का मतलब हो गया कि बिल्कुल युद्ध, दोनों ही तरह की सेनाएं जो है आमने सामने खड़ी है और युद्ध के मैदान में है, ठीक है। सॉफ्ट पावर का कहने का तात्पर्य हो गया, जो बातें मैंने आपको कहा, कृष्ण का उदाहरण मैंने आपको समझाया, शांति दूत बन करके जाते हैं, यानी कि इस्तेमाल करना आपके पास जो भी आप कह सकते हैं संसाधन है। और सॉफ्ट पावर में जैसे आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इंडियन डायस्पोरा, भारतीय लोग जो हैं, भारतीय मूल के लोग जो हैं दुनिया भर में बसे हुए हैं, वह भारत से जब जाते हैं तो भारत की सभ्यता और संस्कृति को भी अपने साथ लेके जाते हैं। वहां के लोगों को इसके प्रति आकर्षित करना, भारत का स्टूडेंट जो है दुनिया भर में पढ़ने जाता है तो निश्चित तौर पर यह भी हमारे एक लिए एक शक्ति है। सभ्यता, संस्कृति, बॉलीवुड की बात की गई, हिंदी फिल्मों को लेकर के बात की गई, भारतीय संगीत की बात की गई, पेंटिंग्स की बात की गई, ये सब क्या है, सॉफ्ट पावर है। इसका आदान प्रदान अगर 2 देशों के बीच होता है, 2 साम्राज्य के बीच होता है तो ये सॉफ्ट पावर होता है। और युद्ध की स्थिति आ गया तो वो हार्ड पावर आ गया, बार्गेनिंग की जाएगी। लेकिन ये स्मार्ट पावर क्या है, ये स्मार्ट पावर जो है आप इसे कृष्ण से जोड़ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि कृष्ण पहले शांति दूत बन के धृतराष्ट्र की सभा में जाते हैं और अपना प्रस्ताव रखते हैं। तो ये हो गया क्या, सॉफ्ट पावर। इन्होंने कहा कि भैया हमें 5 ही गांव दे दो, तो ये सॉफ्ट पावर, शांति दूत बन के गए, युद्ध करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब दुर्योधन ने ये भी नहीं किया तब ये क्या कह रहे हैं कि अब जो है, अब याचना नहीं, अब रण होगा। ये यानी कि अब हम दोबारा नहीं आएंगे आप शांति दूत बन करके, अब युद्ध होगा। तो यहां पर ये जो है फिर महाभारत युद्ध की शुरुआत की बात भी कह रहे हैं। तो यहीं से ये चीज निकलता है स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर कहने का तात्पर्य होता है कि इसमें हार्ड पावर भी शामिल है और इसमें सॉफ्ट पावर भी शामिल है। यानी कि आप देख लीजिए कि किस तरीके से आप अपने काम को चला सकते हैं, आप अपनी बात जो है सामने वाले से कैसे मनवा सकते हैं। वह प्यार से मान जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको कन्वेंशनल वार की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। यही बात जो है महाभारत के पूरे युद्ध में आपको कृष्ण करते हुए नजर आएंगे। साम दाम दंड भेद, इसको इस तरह से समझिए। जैसे भेद की अगर मैं बात करता हूं तो जब इन्हें लगता है कि अब अर्जुन और कर्ण आमने सामने महाभारत के युद्ध में आ जाएगा, दोनों ही महान योद्धा है, कोई एक भी जाता है तो क्षति होगा, तो ये क्या करते हैं, कर्ण को जाकर के ये बता देते हैं कि अर्जुन तुम्हारा ही भाई है, ताकि पांडव कहीं से भी हारे नहीं, अर्जुन को क्षति ना पहुंचे। ये क्या हुआ, भेद की नीति बताई गई। तो युद्ध यही समझ लीजिए, युद्ध में साम दाम दंड भेद, ये जो चीजें हैं हमारे इतिहास में है, हमारे वेद पुराण में है, उपनिषद में है, हमारे महाकाव्य में है। तो उन चीजों को सीखना चाह रही है अब भारतीय सेना, और सीखना चाह नहीं रही है बल्कि इस चीज पर काम
ऑलरेडी चल रहा है। पिछले 1 साल से ये काम जो है भारतीय सेना के द्वारा कराया जा रहा है। यही बातें जो है यहाँ रामायण से की गई है। रामायण में किस तरह से आप जानते हैं कि राम वन चले जाते हैं, उनके पत्नी का हरण हो जाता है, इनके पास रिसोर्सेज नहीं होता है, ये राजा राम उस वक्त नहीं होते हैं, वनवासी होते हैं, तो रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी सेना से इन्हें टकराना है। अब यहां पर समझिए, आज के संदर्भ में से जोड़ करके देखना है कि अगर आर्मी के पास रिसोर्सेज नहीं हो, किसी भी इलाका में आर्मी जो है सियाचिन में फंस गई हो, वहां पर राशन पानी ना हो, हथियार ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी चीन से टक्कर लेना है, गलवान घाटी में टक्कर लेना है, डोकलाम में टक्कर लेना है, तो फिर किस तरह से इस स्थिति से निपटा जाएगा। तो राम ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया कि वहां जो उचित संसाधन मौजूद हो, वानर सेना ही है तो वानर सेना का ही इस्तेमाल कर लीजिए, जो भी चीजें आपको है आप उसका सामना कीजिए, उस रिसोर्सेज का, उपलब्ध रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल कीजिए और अपने शत्रु को समाप्त कर दीजिए। यही तो राम ने किया। पूरी रामायण की युद्ध अगर आप देखेंगे तो यही चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही चीज भारतीय सेना के द्वारा जो है लगातार करने की कोशिश की जा रही है। आप इसे कह सकते हैं कि पावर ऑफ डिप्लोमेसी की बात की गई है। यहां पर थोड़े से और हम चर्चा करते हैं। अब अपने हम मध्यकाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, मौर्य को देखिए, गुप्त को देखिए, मराठा को देखिए, महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे। इनकी जो सामरिक स्थिति थी वह उत्कृष्ट स्थिति में था। जनजातीय परंपरा को लेकर के अगर आप बात करेंगे, मराठा का नौसेना का विरासत समझने की कोशिश करेंगे तो वह बहुत समृद्ध था। आज यदि उसी चीज का हम अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर प्रायद्वीपीय भारत की जो स्थिति है, प्रायद्वीपीय भारत कहने का तात्पर्य हो जाता है कि भारत 3 दिशाओं से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ जहां हिंद महासागर दक्षिण से, पश्चिम में जहां आपको अरब सागर देखने को मिल जाएगा और पूरब में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर हमारे पास जो नौसेना होना चाहिए वह बहुत मजबूत होना चाहिए। तो मराठा साम्राज्य के पास, शिवाजी महाराज के पास जो नौसेना था, यदि हम उसकी रणनीति को अपना लेते हैं तो हमारी नेवी स्ट्रांग हो जाएगी। यही चीज अभी जो है सीडीएस जनरल अनिल चौहान कहना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप अगर देखें कि हम अपने महाकाव्यों को समझते हैं, हम अपने पुराने योद्धाओं को देखते हैं जो कि अशोक हुआ करते थे, अशोक की रणनीति को अपनाते हैं, चाणक्य की बात करते हैं, चाणक्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र किताब तो है, लेकिन उसमें पूरी तरह से राजनीति की बातें बताई गई है, युद्ध कला की बातें बताई गई है, शासन प्रणाली कैसे चलेगा इसकी बातें की गई है, राजनीति कैसे होगी, रणनीति कैसे तय किया जाएगा, कूटनीति कैसे अपनाया जाएगा, ये चाणक्य के अर्थशास्त्र में इन चीजों की चर्चा की गई है। तो क्यों नहीं हम अपने इन विरासतों से सीखें? इंडियन आर्मी क्यों नहीं इन चीजों से सीख रही है? इसको लेकर के ही ये सब चर्चा किया गया था। अब यहां पर 2-3 बातों की जो चर्चा की है सीडीएस साहब ने किया है, जैसे कि उसमें इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो भारतीय विद्वान हैं और जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल हैं, इनके ज्ञान को साझा रूप से हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो भी इनका ज्ञान है उसको हम इंडियन आर्मी में लगाना चाहते हैं। जो एक अहम बात और कहा गया है कि नागरिक और सैन्य सहयोग कैसे लिया जाएगा। देखिए, कई बार आपको ये चीजें टकराहट देखने को मिलता होगा, जैसे कि आप अपने घर के, गांव के, मोहल्ले के चौक चौराहे पे निकलिए, क्या हर जगह आपको आर्मी दिखती होगी? नहीं। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी एक दिन आर्मी का मूवमेंट आपके क्षेत्र में अधिक देखने को मिल जाए, तो वहां पर देखेंगे नागरिक थोड़े असहज हो जाते हैं। हम और आप जो है सिविलियंस वो थोड़े असहज हो जाते हैं आर्मी को देख करके। तो लंबे समय से ये कोशिश की जा रही थी भारत सरकार के द्वारा भी कि नागरिक और सैन्य सहयोग जो है वह साझा चल सके। इसको लेकर के यहां पर जो है इस स्थिति पर बात की गई है सीडीएस साहब के द्वारा कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो शिक्षाविद होने वाले हैं, जो विद्वान होने वाले हैं और जो सैन्य के विशेषज्ञ होने वाले हैं, हम इन तीनों को साझा लाएंगे और ये साझा ला करके नागरिक और सैन्य सहयोग हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इन सभी माध्यमों से जो आधुनिक सुरक्षा चुनौतियां हैं, इसका हम समग्र दृष्टिकोण से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो समकालीन प्रणाली है, इसका प्राचीन कला से हम किस तरह से जोड़ करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इसका परस्पर जुड़ाव हो जाता है तो एक तरह से आप परस्पर जुड़ाव होगा तो आज समझिए जो आधुनिकता की मांग है, जो तकनीक
की आज एज में हम जी रहे हैं वह तकनीक जुड़ेगा। और मैंने कहा रामायण काल की बात किया गया, वेद पुराण की बात किया गया, उपनिषद की बात किया गया, तो आध्यात्म और धर्म भी जुड़ करके आ जाता है। और जब ये सब कुछ एक साथ आगे बढ़ेगा तो यहां पर एक चीज जो देखने को मिलेगा वह है नैतिक मूल्य। तो आर्मी को इतना पावर कई बार होता है कि उसे नैतिक मूल्य पता जरूर होना चाहिए। जैसे कि एक कानून की चर्चा कर लेते हैं, अफसपा। अफसपा जो है देश के विभिन्न ऐसे जगहों पर लगाया जाता है जहां पर उग्रवाद की समस्या रहती है, जहां पर आतंकवाद की समस्या रहती है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ जो स्टेट हैं उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है, जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। अब अफसपा को जो है असीमित शक्ति दिया गया, अफसपा के माध्यम से सेना को। सेना जो है आपको रोक करके जब चाहे तलाशी ले सकती है, आपके गाड़ी की तलाशी ले सकती है, आपके घर में घुस के तलाशी ले सकती है। अब यहां पर एक बात ठहर के सोचिए, यदि आर्मी के वहां जो जवान हैं उनके पास नैतिक मूल्य नहीं होता है तो फिर वो क्या करेंगे, नागरिक का वहां पर शोषण करने लग जाएंगे। तो क्या होगा, आर्मी का सिविलियन से टकराव बढ़ेगा। इसीलिए यहां पर यह बात जो है सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा कहा गया कि हम जो है प्राचीन जो जानकारी हमारे पास है, जो विरासत है, उसको आधुनिकता के साथ हम मिलाएंगे। उसमें धार्मिक अंश भी हो गया, आध्यात्मिक अंश होगा, और ये सब चीज इकट्ठे निकल के हमारा नैतिक मूल्य आर्मी का तैयार कराएगा। और यदि ये सब चीज होता है एक साथ, और देखिए इसमें एक और बातें की गई कि महिलाओं को लेकर के बातें किया गया कि जो भारतीय महिलाएं रही है, जैसे कि लक्ष्मीबाई को लेकर के आप बात करते हैं, तो लक्ष्मीबाई किस तरह से एक वीरांगना हुई, तो ऐसी महिलाओं के गाथा को भी शामिल किया जाएगा ताकि इंडियन आर्मी को जो वुमेन्स स्टाफ है उनमें कहीं ना कहीं हौसला बढ़ सके। ये सब चीज अगर एक साथ होता है तो जो हम परिकल्पना कर रहे हैं विश्व गुरु की, भारत विश्व गुरु बनेगा, 21वीं सदी जो है वह एशिया को होने वाला है, और एशिया में भी जो है वह भारत के इर्द गिर्द ये सदी घूमने वाला है। युवाओं का देश है, बड़ा सा बाजार है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से हम बेहतर कर रहे हैं। हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर वह अच्छा कर रहा है, टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर में हम दुनिया में अच्छी स्थिति में हैं, और सेकेंडरी सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग, इस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। इसी को लेकर के स्टार्टअप इंडिया हम शुरू किए हैं, मेक इन इंडिया शुरू किया गया है। तो ये सब चीजें जो है भारत को आने वाले समय में निश्चित तौर पर विश्व गुरु बना सकती है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि विश्व गुरु जो हम कभी हुआ करते थे और आज की आवश्यकता है विश्व मित्र की। गुरु तो ठीक है, लेकिन मित्र आपको बनना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक वैश्विक मंच पर पिछले दिनों कहा था कि भारत अब वो देश नहीं रह गया जो किसी से आंख झुका करके बात करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा था कि अब हम ना किसी से आंख झुका करके बात करते हैं, ना किसी को आंख दिखा करके बात करते हैं, हम आंख में आंख मिला करके बात करते हैं। यानी कि ये मित्रता की बात हो गई, परस्पर सम्मान का बात हो गया। तो विश्व गुरु के साथ विश्व मित्र बनने की बात हो गई, और ये हमारे उपनिषदों में भी इसकी चर्चा की गई है। तभी तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो आर्मी ने जो ये प्लान तैयार किया है, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जो ये कहना चाह रहे हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं कि जिस हिसाब से ये जो उद्धव प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके माध्यम से इंडियन आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को कितना फायदा होने वाला है आने वाले समय में? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यहां पर एक प्रश्न है प्रीलिम्स स्तर का, निम्नलिखित में से कौन भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस हैं? जनरल अनिल चौहान, जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल विजय कुमार सिंह। इस चार में से कोई एक जवाब ही सही होगा। जो भी जवाब आपको सही लगे उसे लिख करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। आप अपने विचार भी इस विषय पर जरूर दीजिए, और इस विषय पर आपके विचार भी स्वागत के योग्य हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।